नमस्कार। गंज बासौदा के एक मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण की शिकायत पहुंची थी। धर्मांतरण की शिकायत के बाद आयुक्त की टीम ने इस मामले को आप तक पहुंचाया और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला उठा। इसी मामले के बारे में और विस्तार में बात करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी जुटे हैं। आप देख रहे हैं आयुक्त, और आज हम धर्मांतरण एवं इससे जुड़े और विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। प्रियंक जी, नमस्कार। हमने वैसे तो अपने दर्शकों को इस मामले के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन फिर भी एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये शिकायत आप तक कैसे पहुंची और अभी तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है? देखिए, हमारे पास एक बंच ऑफ कंप्लेंट आया था। तो एक अकेले गंज बासुदा की शिकायत नहीं थी, एक बंच ऑफ कंप्लेंट था। उसमें सागर डायसिस के अंतर्गत जिन जिलों में भी गतिविधियां अन्य प्रकार की संचालित की जाती हैं बच्चों को लेकर के, उनमें बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के कई सारे विषयों पर हमारे पास शिकायत आई थी। उसमें रायसेन डिस्ट्रिक्ट की शिकायत थी, उसमें विदिशा डिस्ट्रिक्ट की शिकायत थी, उसमें सागर डिस्ट्रिक्ट की शिकायत थी। तो हमने सभी डीएम्स को नोटिस भेजकर उनसे इस मामले में जवाब मांगा था। अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुखद है जो भी घटनाक्रम गंज बासुदा में हुआ है, और हमको राज्य सरकार की तरफ से कोई उत्तर उसमें प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। तो जो शिकायत थी वो यही थी कि बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो सार्वभौमिक बच्चों के अधिकार तय करता है, उनमें बच्चों की पहचान का भी एक अधिकार है, बच्चों की आइडेंटिटी को बनाए रखने का भी एक अधिकार है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसी शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। हमने इसलिए उसमें जांच के लिए आदेश किया था। जब हमारे पास कोई रिपोर्ट आ जाएगी प्रशासन की तरफ से, तब हम आपको बता पाएंगे कि क्या कुछ कहना है जांच के बाद सरकार का। अभी कुछ दिनों पहले आप मध्य प्रदेश के दौरे पे आए थे। उस समय रायसेन के भी एक हॉस्टल से इस तरह की मामला आया था, इस तरह की शिकायत आई थी। तो सागर डायसिस को लेके इस तरह के कंप्लेंट्स लगातार आ रहे हैं। सागर डायसिस के काम करने का तरीका क्या है? सागर डायसिस की फंडिंग पे भी सवाल उठाया गया था उस कंप्लेंट लेटर में, जिस कंप्लेंट की कॉपी हमें मिली है। तो सागर डायसिस की फंडिंग का विषय क्या है? सागर डायसिस की फंडिंग कैसे आती है और वो संदेह के घेरे में क्यों है? देखिए, जो मोटा-मोटी बात है, वो ये है कि बच्चों को किसी भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में रखना, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। भारत की संसद से पारित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, 2015 का कानून है। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून है, जो बच्चों को, वो बच्चे जो किसी देखभाल एवं मदद की आवश्यकता में हैं, उनको किस प्रकार किसी हाउसिंग फैसिलिटी में रखा जाए, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, उनको भोजन की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए, उनको कपड़े, उनको वर्दियाँ, उनको किस प्रकार का सुरक्षात्मक माहौल देना, उनको चिल्ड्रन होम के अंदर रखने के लिए सीडब्ल्यूसी की अनुमति आवश्यक है, सीडब्ल्यूसी के आदेश से ही वो वहाँ से बाहर जाएँगे। इस प्रकार का एक बहुत ही मजबूत लीगल फ्रेमवर्क देश में मौजूद है। यहाँ दुर्भाग्य की बात ये है कि जो हमने सुल्तानपुर में निरीक्षण किया, वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की परिधि के बाहर था, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 41 जिसमें पंजीयन आवश्यक है, उसमें उस हाउसिंग फैसिलिटी का पंजीयन नहीं था। जिन स्थानों के पंजीयन नहीं होते, उनके लिए धारा 42 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि वहां पे एफआईआर कायम की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। जो उदया दीपम गंज बासुदा वाला मामला है, ये कोई पहली बार तो आया नहीं है। 2018 में भी इस तरीके का मामला आया था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश के विपरीत बच्चों को यहाँ लाकर रखा गया था। उस समय भी आयोग की टीम ने एक बार निरीक्षण किया था। तो बात कुल मिलाकर ये है कि अगर कानून बना है तो देश में बच्चों की सुरक्षा संरक्षा तय करने के लिए बना है। अभी हमने जैसी नगर की एक शिकायत हमारे पास अभी अभी आई है, वो भी इसी संस्थान के अंतर्गत है। वहां भी बच्चों को बिना अनुमति के रखा गया है, संस्थान के पास कोई मान्यता नहीं है। तो क्यों आप बच्चों को उन परिस्थितियों में रखना चाहते हैं जहां सरकार से आप कुछ बात छुपाना चाहते हैं? भाई, अगर आप
बच्चों का भला करना चाहते हैं, उन बच्चों का जिन्हें देखभाल की मदद की आवश्यकता है, तो आप विधिवत पंजीयन कराइए। पंजीयन करा के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश से जो बच्चे आपको प्राप्त हुए, उनका लालन-पालन करिए, इसमें किसी को कोई बुराई नहीं है। उसके विधिवत निरीक्षण हुआ करेंगे, हर क्वार्टर में निरीक्षण की रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल आयोग के पास आया करेगी, राज्य बाल आयोग के पास जाया करेगी। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 109 हमको ये मैंडेट देती है कि हम पूरे के पूरे किशोर न्याय अधिनियम की इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करें, उसकी निगरानी करें, और उसकी निगरानी के दायरे में इस तरीके के सभी संस्थान आएंगे। सीपीसीआर एक्ट जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसकी धारा 13 हमको ये मैंडेट देती है कि वो सभी स्थान जहां बच्चों को रखा जाता है, हम उनका कभी भी कहीं भी निरीक्षण करें। तो ये बार बार टकराव की स्थिति मॉनिटरिंग अथॉरिटीज के साथ और सरकार के साथ बनाना या बनवाना ठीक बात नहीं है। और चूंकि फंडिंग जिन हेड्स में आती है, एक एक इवेंचुअलिकल फंडिंग होती है। इवेंचुअलिकल फंडिंग आती है धर्म के प्रसार के लिए। धर्म के प्रसार का काम किशोर न्याय अधिनियम की परिधि के बियॉन्ड है, वो नहीं किया जा सकता। इसलिए किशोर न्याय अधिनियम में पंजीयन कराने से बहुत सी संस्थाएं बचती हैं। ये मामला भी उसी में से एक प्रतीत होता है। इसलिए हम लोग बार-बार बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे सभी संस्थानों की जांच की जाए और रिपोर्ट आयोग के साथ साझा की जाए। लेकिन अभी भी ऐसा देखने को आ रहा है कि संस्थान जो है वो पूरी तरीके से हर आरोप को नकार रहा है। संस्थान किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि आप तक भी रिपोर्ट नहीं है, संस्थान की तरफ से रिपोर्ट देने की कोशिश भी नहीं की जा रही। तो ये संस्थान आप जब कानूनों से बचना चाहते हैं, तो क्या कारण है? कानूनों से क्यों बचना चाहते हैं? कानून बने हुए हैं, सुविधा के लिए बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन कानूनों को नहीं माना जा रहा। और इन कानूनों को नहीं माना जा रहा, तो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में प्रदेश के प्रशासन की या जिला प्रशासन की भूमिका क्या है? जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए सौरभ जी, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, थोड़े पीछे से बताऊंगा। जी। 2016 में जब किशोर न्याय अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार ने लागू करने का काम शुरू किया, तो ये देश भर का सबसे बड़ा काम था। बच्चों के संरक्षण की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि देश के सभी बाल गृहों का पंजीयन मैंडेटरी करवाना अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। और इसके विरोध में केरला सरकार खुद ही खड़ी हो गई। केरला के 1000 से ज्यादा संस्थाएं खड़े हो गए कि भाई हम पंजीयन नहीं कराएंगे। अरे भाई क्यों नहीं कराएंगे? तो ये जो फंडामेंटल रेडिकल विषय हैं, वो बच्चों तक जाते हैं। और जब हमने इसकी जांच की 2019, हमने 2018 में आकर ये देखा, देश के सभी बाल गृहों का सोशल ऑडिट किया जो पंजीकृत थे। 7163 बाल गृह पंजीकृत थे, और उनमें जो बच्चे जबरदस्ती रखे गए थे, उन जिनके माता पिता थे, परिवार थे, हमने बोला इनको घर भेज दीजिए, इनके माता पिता के पास रहना चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 ये प्रिंसिपल है उसका, ये सिद्धांत है कि बच्चों का बेस्ट रिस्टोरेशन, बेस्ट लालन पालन जो होगा वो परिवार के माहौल में होगा। तो उनको हॉस्टल में रखना ही गलत है, चिल्ड्रन होम्स में जबरदस्ती रखना गलत है। इसके विरोध में तिस्ता सीतल वाड़ ने एक कैंपेन शुरू किया। तिस्ता सीतल वाड़ एक सो कॉल्ड मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जिनका बच्चों से कोई वास्ता नहीं। तो हमने पता करने की कोशिश की कि भाई हमारे खिलाफ ये कैंपेन क्यों शुरू किया जा रहा है। हमने रैंडमली देश के 645 ऐसी संस्थाओं का खाता देखने की कोशिश की जिनको फॉरेन फंडिंग भी आती है और जो बाल गृह भी चलाते हैं। सौरभ जी, आपको हैरानी होगी, ऐसी 645 संस्थाओं को 954 करोड़ रुपए मिले एक साल में। जो विदेश से पैसा आ रहा है, वो एक बड़ा कारण है कि बच्चों को इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करके रखा जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण हमको समझ में आता है अपने दृष्टिकोण से। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि ऐसी सभी मामलों की जांच प्रशासन को और सरकार को करना चाहिए। हाल ही में एक मामला लास्ट ईयर की बात है, बीना का था। बीना में दलित बच्चियों को लाके इन्हीं से जुड़े हुए एक हॉस्टल में रखा गया था। बच्चियों ने अपने बयान में बाल कल्याण समिति को बताया, जो दलित बच्चियां थी, उनको बताया कि हमारे गले में क्रॉस लटका दिया। उनको बच्चियों ने बताया कि हमको जबरदस्ती प्रेयर करवाई गई। अब ये जो है प्रथम दृष्टया साफ साफ किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है। ये साफ साफ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 का और 1968 का उल्लंघन है
लेकिन जब हमने इस बारे में बात की तो स्थानीय प्रशासन का ये कहना था कि ये तो बच्चियाँ जो हैं, वो ऐसे समुदाय से और ऐसे माहौल से आती हैं कि इनको यहीं रहना ठीक है। तो ये तो सरकार की तरफ से दिया जाने वाला जवाब नहीं हो सकता, खुद की ज़िम्मेदारी से बचने का काम है। अंतोगत्वा उसमें एफआईआर कायम हुई और बच्चों को उनके परिवारों में रिस्टोर किया गया। लेकिन मैं ये ज़िम्मेदारी के साथ कहूँगा कि सागर की उस घटना में, बीना की उस घटना में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का, एसपी का रवैया बेहद ही असंतोषपूर्ण था, लेटलाली वाला था और इस तरीके के रवैये ही वो कारण हैं, जो लगातार कानून के उल्लंघन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आपने अभी एक जिस बात का ज़िक्र किया कि बच्चियों को मतलब पेरेंट्स के होने के बावजूद उनको गृहों में रखा जाता है। ऐसा ही एक और मामला मेरे ध्यान में आ रहा है, ऐसा ही एक मामला सागर से भी आया, सागर डायसिस के अंतर्गत का ही मामला है। जहाँ पे बच्चे के पिता ने ये आरोप लगाया है कि जब उसने बच्चों से बात की तो बताया जा रहा है कि उनको प्रतिबंधित मांस खिलाया जा रहा है, उनको गाय और सूअर का मांस खिलाया जा रहा है, बच्चों के गले में ज़बरदस्ती क्रॉस भी डाला जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएँ बार-बार जगह-जगह से रिपोर्ट होती हैं, उसके बावजूद भी इन पे कोई ना गंभीर कार्रवाई होती है, ना इस तरह की घटनाएँ रुकती हैं और ना ही मीडिया इन घटनाओं को रिपोर्ट करता है। मीडिया भी इनसे बात करने से बचता है। तो ये पूरा का पूरा मामला अब तक आपके पास क्या सागर डायसिस से जुड़े और भी शिकायतें हैं? क्योंकि जो शिकायत की प्रति थी उसमें भी और संस्थाओं के भी नाम थे। तो एक बार अगर आप हमें बताएँगे कि और ये क्या-क्या शिकायतें हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानकारी देने वाली बात होगी। देखिए, मेरे को अभी-अभी मेल पर जो शिकायत प्राप्त हुई है आपसे बात करते समय, वो जेसी नगर की मामले की शिकायत है। एक शिकायत मेरे को प्राप्त हुई है श्यामपुर की, वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ मामला है सागर डायसिस के साथ। तो ये सभी मामले इसलिए बार-बार प्रकाश में आते हैं क्योंकि हम संविधान की मर्यादाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 भाग 3 बड़ा स्पष्ट प्रावधान करता है कि बच्चे को उसकी माता-पिता के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की शिक्षा उसके माता-पिता की अनुमति के बिना दिया जाना अपराध है। इस तरीके के अपराधों में हमने कई जगह पकड़ा है और एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक मामला इसमें बताना चाहूँगा। वहाँ पे वे बच्चे जिनकी माएँ जेल में थीं, उनको रखकर इस तरीके की शिक्षा दी जा रही थी। सरकार के संज्ञान में मामला आया, तत्काल एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन हमको यहाँ पर सख्त कानूनी कार्रवाइयों की आवश्यकता है, जिनके अभाव में कानून का पालन होना दिक्कत दे रहा है। ये जो घटना अभी हमारे पास आई, हम जाँच के लिए फिर लिखेंगे। और देखिए, सीधी-सी बात तो ये है कि सरकार का इकबाल बुलंद होता है कानून के पालन से। तो जितना सरकार के नुमाइंदे कानून को सख्ती से पालन करवाएँगे, उतना ही हम संविधान की मर्यादाओं का सम्मान कर पाएँगे। मैं एक बार दोबारा आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो और शिकायतें आई हैं आपके पास, अगर आप उन शिकायतों के बारे में हमें थोड़ी डिटेल से बताएँगे क्योंकि अभी तक पूरा फ़ोकस सिर्फ़ एक मामले पे करने की कोशिश की जा रही है। और भी जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों की प्रवृत्ति क्या है? एक 2018 की शिकायत हमारे पास थी कि बासुदा में लाके कुछ बच्चों को रखा गया सागर से और बाल कल्याण समिति के आदेश के विरुद्ध लाके रखा गया। बीना का मैंने आपको एक मामला बताया। एक बीना में यूफ्रेशिया नाम के हॉस्टल में बच्चों को रखा गया, जहाँ बच्चियों ने बताया कि उनको धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, जो उनके धर्म के विपरीत थी। वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई। हुँ, हुँ, समुचित हुँ। धाराएँ आज तक नहीं लगाई गई, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई। फिर एक और मामला हमारे पास सागर के श्यामपुर से आया, जिसमें बच्चे ने ये आरोप लगाया है। हमारे पास जो शिकायत आई है अभी तक, उसमें तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जानकारी मिली, वो यही मिली है कि बच्चों को ज़बरदस्ती रखा गया था। फिर एक और मामला जेसी नगर का आया है, एक अभिभावक ने शिकायत की है कि उसके बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाया गया है। फिर सुल्तानपुर का जैसे हमने निरीक्षण किया था, अभी तक हमको उसमें जाँच रिपोर्ट अप्राप्त है। तो मामले तो अन्यान्य-अन्यान्य प्रकार के हैं सभी तरफ से, लेकिन बात ये है कि जब तक हम कानून का पालन करके किशोर न्याय अधिनियम की परिधि के अंदर बाल गृहों का पंजीयन नहीं करवाएँगे और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे, तब तक ये होता रहेगा। तो इन मामलों कानूनों को सख्ती से लागू किया जा सके, इनका पालन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं क्या? देखिए, डेफ़िनेटली मैं आपको यहाँ एक बात बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि सन 1860 के बाद पहली बार सन 1860 में देश में
ट्रस्ट और सोसाइटी बनना शुरू हुए जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित खुद के पास कर लिया। और तब से लेके अब तक ये जो बाल गृह हैं या जो इस तरीके के स्कूल्स हैं वो सब बनते आ रहे थे। लेकिन पहली बार बाल गृहों को नियंत्रण करने का काम किया किशोर न्याय अधिनियम ने, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली यशस्वी सरकार कर सकी। हाल ही में 2021 में खुद के बनाए कानून में संशोधन किया है सरकार ने, और खुद के बनाए कानून में संशोधन करके जिलों में इस कानून की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी पीएम को दी है। तो सरकार ने अपने आप में इतना बड़ा कदम उठाया है कि किसी भी प्रकार बच्चों के अधिकारों का अ, अधिकार हनन ना हो पाए, उल्लंघन ना हो पाए। और आयोग इसी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम ना केवल नोटिसेस जारी करते हैं, जांचें करते हैं, अपितु हम सेंसिटाइजेशन भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, समझाते भी हैं, बताते भी हैं, ओरिएंट भी करते हैं कि भाई कानून है, समझ जाइए और देख के चलिए। कानून तो एक लिखी हुई किताब है, पालन करना होगा, अक्षर अक्षर करना होगा और सबको करना होगा। यही आयोग का काम है कि उन सबसे उसका पालन करवाए। जैसे स्कूलों का आमतौर पे कहना होता है कि हम तो गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम तो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका एम्पावरमेंट कर रहे हैं। मगर ये एक पैटर्न समझ में नहीं आता कि गंज-बासौदा में स्कूल है, तो आप गंज-बासौदा के गरीब बच्चों का एम्पावरमेंट क्यों नहीं कर ले रहे? मतलब बाहर के बच्चे लाके क्यों रखे जा रहे हैं? और हर जगह ये चीज़ है कि जहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे उस शहर के बच्चे नहीं, बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं। तो ये क्या इसको लेके भी कानून में कोई प्रावधान है? इसको लेके ये क्या मामला है? सौरभ जी, ये कहानी भी थोड़ी-सी लंबी है, आपको धैर्य से समझना पड़ेगी और मैं बिल्कुल बहुत आराम से सरल भाषा बैठिए। में बताऊँगा कि दर्शकों को समझ में आए और बिल्कुल। जानकारी होना चाहिए, जानकारी का लाभ मिलना चाहिए। सन 2002 भारत में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और सरकार ने ये तय किया कि देश के हर बच्चे को संवैधानिक मूल अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। और भारतीय संविधान में 86th अमेंडमेंट लेके आया गया, 86वां संशोधन अधिनियम लेके आया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा गया। कालांतर में 2009 में इस अधिनियम को जमीन पे उतारने के लिए संवैधानिक संशोधन की मंशा के अनुरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो वो अधिनियम अपनी धारा 12(1)(c) में ये कहता है कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को अपने कुल कुल इंटेक का, कुल क्षमता का 25% आरक्षित करना पड़ेगा गरीब, कमजोर उन वर्गों के लिए जिनको प्राइवेट स्कूल्स की शिक्षा मुहैया नहीं है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। एक गरीब बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा एक अट्टालिकानुमा एक बड़े प्राइवेट स्कूल के सामने से जब निकलता है, तो क्या उसके मन में ये हसरत नहीं होती कि इन चार दीवारी के भीतर जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी तो मेरी तरह हार्ड मास के पुतले हैं, मैं इस चार दीवारी के भीतर क्यों नहीं जा सकता? लेकिन वो दरवाजे उनके लिए बंद थे। ये दरवाजे खोलने का काम किया है सन 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम। और उसके बाद जो शिक्षा का अधिकार कानून बना, वो अपनी धारा 12(1)(c) में ये देता था। इसमें एक रोड़ा आया और वो रोड़ा डाला गया कानून आने के भी पहले। देखिए, 2006 में संविधान में एक और संशोधन किया गया जिसे 93वां संशोधन कहते हैं। और वो 93वां संशोधन बड़े स्पष्ट रूप से ये भी कहता है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सरकार कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए आरक्षण कर सकती है। यहाँ पे एक लैक्यूना छूट गया और वो लैक्यूना ये है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो अनुच्छेद 15(5) से एग्जम्प्ट होंगे। तो ये जो हुआ, उसका परिणाम आपको देखने को मिला 2012 में। 2012 में पहला संशोधन किया गया शिक्षा का अधिकार कानून में और प्राथमिक रूप से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो माइनॉरिटी रिलीजियस एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको उसके बाहर कर दिया गया। 2012 में जैसे इस कानून में संशोधन होता है, तो फिर मध्य प्रदेश आ जाती है सारी बात।
मध्य प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस निकाला गया, एक सर्कुलर निकाला गया, एक आदेश निकाला गया। वो आदेश ये कहता था कि जो संस्थान प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा देंगे, उनको एक हलफनामा देना पड़ेगा। हलफनामा देने कोई राजी नहीं हुआ। नतीजतन फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस लग गया। 5 मई 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया, जिसने 93वें संशोधन में मिले एग्जम्पशन को कंफर्म कर दिया। अब इस सब को जब 6-7 साल बीत गए, तो चूंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास शिक्षा का अधिकार कानून की मॉनिटरिंग का भी दायित्व है, तो शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 31 में मिला हुआ है। अपने इस दायित्व के निर्वहन में हमने एक रिपोर्ट बनाई, ये आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 15(5) के कारण अनुच्छेद 21 का के क्रियान्वयन पे जो प्रभाव हुआ, उसके बीच के अंतर की रिपोर्ट है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, जो बच्चों को फंडामेंटल राइट मिला, अनुच्छेद 15(5) जिसमें उनको एग्जम्पशन मिल गया। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, जब हमने जानने की कोशिश की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम देश भर के आंकड़ों को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या स्थिति है बच्चों की, जिन बच्चों ने एनरोलमेंट ले रखे हैं स्कूल्स में, तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, पूरे देश में इंक्लूडिंग नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर बहुसंख्यक छात्रों का अनुपात 64% है। मात्र 35% बच्चे जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको फिर बताया कि मैं माइनॉरिटी बहुल राज्य इसमें शामिल करके बोल रहा हूं, इसलिए आपको मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक डेटा भी दूंगा। मध्य प्रदेश में कुल माइनॉरिटी एनरोलमेंट जो माइनॉरिटी स्कूल्स में है वो 62,619 है। कुल नॉन माइनॉरिटी एनरोलमेंट इन माइनॉरिटी स्कूल्स जो हैं वो 3,55,275 है। और माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो एज ग्रुप है 5 से 14 का, वो जो मध्य प्रदेश में है वो 14,45,841 है। लेकिन परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन एनरोल्ड इन माइनॉरिटी स्कूल्स आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मात्र 3.54%। तो असल में तो संवैधानिक प्रावधानों का लाभ माइनॉरिटीज के बच्चों को मिल ही नहीं रहा है। तो किसको सर्व कर रहे हैं, क्यों सर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूछना भी गुनाह है। हमने केवल यही बताया है कि भाई इन प्रावधानों का लाभ असल में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हमने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश की कि असल में हो क्या रहा है। तो होने में हमको ये समझ में आया, हम आपके जिले की बात करते हैं, गंज वासुदा की बात करते हैं। यहाँ जो स्कूल्स चल रहे हैं, मोटा मोटी इस संस्थानों के कोई 750 स्कूल्स हैं। 750 कुल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से 300 के करीब स्कूल्स हैं, बाकी कुछ ऑर्फनेज हैं, कुछ हॉस्टल्स हैं और गारमेंट फैक्ट्री हैं, पब्लिशिंग हाउस हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। तो स्कूल चलाने वाली संस्थाओं को वर्दी भी बनानी हो रही है, वर्दियां भी बेचनी पड़ रही हैं, स्कूल चलाने वाली संस्थाएं किताबें भी अपनी बेच रही हैं, पूरे एग्जम्पशंस का फायदा उठा रही हैं, एंड दे आर नॉट सर्विंग द पॉपुलेशन विच बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और इसकी आड़ में गरीब बच्चों के लिए भी अपने संस्थानों के बंद कर रखे हैं। हमारी इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की जो लास्ट लाइन है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4.5 साल मेहनत करके हमने जो रिपोर्ट बनाई है, उसके बाद जो हम जो बात केवल इस देश के सामने लाना चाह रहे हैं, वो इतनी सी है कि कोई भी दुनिया में भगवान, अल्लाह, जीसस क्या गरीब बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दरवाजे बंद कर देने के पाप को माफ करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। हमारी रिपोर्ट भी यही बात कहती है कि कानून की बात जाने दीजिए, संविधान की बात कीजिए, दीन की बात पे तो कायम रहिए, ईमान की बात पे तो कायम रहिए। क्या दुनिया में कोई भी अदालत
माफ करेगी इस बात को कि हम केवल 3% माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम केवल 5% ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे थे जो गरीब तबके से आते हैं, और हमने देश के सबसे गरीब बच्चों के लिए अपने अट्टालिकानुमा, महलनुमा स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए थे। दुनिया तो छोड़िए, दुनिया के बाद भी माफी नहीं मिलेगी। तो हमने ये केवल एक एहसास जगाने का काम इस रिपोर्ट से किया है। ये आपके आंकड़े जो हैं, आपके आंकड़े सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई सच बोलूँ अब तक मैं भी यही समझता था कि ये जो मिशनरी स्कूल बनाए गए बच्चों ये गरीबों को सर्व कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को सर्व कर रहे हैं। लेकिन आपके आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं। तो जब माइनॉरिटीज़ को सर्व किया नहीं जा रहा, गरीबों को सर्व किया नहीं जा रहा, ज़्यादातर ज बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो बहुसंख्यक समाज के बच्चे हैं। उसके बाद भी स्कूल की जो प्रार्थना होती है, स्कूल के दिन भर का जो रूटीन होता है, स्कूल के बच्चों की जो काउंसलिंग होती है, ये सब तो धर्म विशेष के आधार पे किया जा रहा है, धार्मिक रीति-रिवाजों के आधार पे किया जा रहा है। जे-जे एक्ट के अनुसार अगर बच्चों को दूसरे धर्म की शिक्षा दी जाए क्योंकि बच्चे हैं वो, उनको तो सबटली उनके दिमाग में इंड्यूस किया जाता है, धीरे-धीरे बिठाया जाता है। इसको लेके भी कोई प्रावधान है? इसको लेके अगर हम कोई कार्रवाई करना चाहें, तो इसके लिए भी कुछ कानून है क्या? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 भाग 3 बड़ा स्पष्ट प्रावधान करता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में बच्चे को ऐसी कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती जो उसके माता-पिता के धर्म से इतर है। नहीं दी जा सकती। और इसको रोकने का काम मध्य प्रदेश का धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 बड़े मजबूती से करता है। ज़रूरत क्रियान्वयन की है। भारत सरकार के स्तर पे बात है अगर, तो कानूनों का पूरा ढांचा मौजूद है, बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए। इच्छा शक्ति की कमी क्रियान्वयन में है, इच्छा शक्ति की कमी रिपोर्टिंग में है, इच्छा शक्ति की कमी शिकायत दर्ज कराने में है, इच्छा शक्ति की कमी इस बात में है कि मैं क्यों बोलूँ? बोलना पड़ेगा, शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। आयोग के पास जितनी भी शिकायतें आती हैं, आयोग प्रत्येक शिकायत पे कार्रवाई करने का काम करता है। हमारी आयुध की टीम भी इसी मोटो के साथ काम कर रही है कि समाज को आगे आना होगा। प्रशासन की अपनी ज़िम्मेदारी है, संस्थाओं की अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन पहली ज़िम्मेदारी किसी की है तो समाज की है। तो समाज के एक व्यक्ति के तौर पे हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इन घटनाओं को रोकने के लिए, इस तरह की घटनाओं पे कार्यवाही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए समाज की क्या भूमिका हो सकती है? एक इंडिविजुअल के तौर पे सौरभ कुमार की मेरी क्या भूमिका हो सकती है? हमें क्या देखिए करना चाहिए? सौरभ देखिए सौरभ जी, हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम सब ने मिलके देश बनाया है, हम सबका देश है। इस देश में 2 समाजों के बीच में, 2 संप्रदायों के बीच में, 2 पंथों के बीच में, 2 धर्मों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में वैमनस्यता नहीं आना चाहिए। ये हम सबका प्राथमिक कर्तव्य है। और संविधान के दायरे में रह के ये वैमनस्यता ना पनपे, ये बुराई ना पनपे, ये मन में पाप घर ना करे, इसलिए हमको इन बातों पर अधिकारियों को, इन बातों पर जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास शिकायतें दर्ज कराने का काम किया जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो माता-पिता की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, समाज की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वो संबंधित अथॉरिटीज़ के पास जाएँ और शिकायत दर्ज कराएँ। ये भारत का संविधान भी कहता है, भारत का कानून भी कहता है, और अन्य विभिन्न प्रकार के जो बाल अधिकार संरक्षण के लिए नियम बने हुए हैं, वो सभी इस बात को बताते हैं कि रिपोर्टिंग बढ़ाइए, कहिए, बोलिए, बताइए। बच्चों का पालन-पोषण करना सरकार संरक्षण कर सकती है, लेकिन पालन करना तो परिवार की ज़िम्मेदारी है ना। देखिए, व्यवस्था या तो परिवार चलाएगा, या समाज चलाएगा, सरकार चलाएगा, या बाज़ार चलाएगा। पूरे देश में इस तरीके का एक माहौल बना हुआ है, मैं अकेले इस विषय पे बात नहीं करता हूँ। हम एक समग्रता के साथ अगर बात करें, तो ये समझ में आता है कि हमने व्यवस्थाओं का नियंत्रण बाज़ारों के हाथ में छोड़ दिया है। बाज़ार से परिवार के हाथ में नियंत्रण को लाइए, देश और समाज एक सूत्र में अपने आप पिरो दिए जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियंक जी आपका हमें समय देने के लिए, हमसे इतने विस्तार में चर्चा करने के लिए। एक आखिरी सवाल के साथ मैं हमारी इस बातचीत को खत्म करूँगा कि अभी तक आपने बताया कि आपको इस मामले में अभी तक प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है। प्रशासन के जवाब देने की प्रशासन की तरफ जवाब की अपेक्षा की आपकी कोई डेडलाइन है क्या? और अगर उस डेडलाइन में आपको जवाब नहीं मिलता, आयोग को जवाब नहीं मिलता, तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे की कार्रवाई क्या होगी?
देखिए, हम धारा 13 में नोटिस करते हैं, सीपीसीआर एक्ट की। फिर उसके आगे धारा 14 है, उसके आगे धारा 15 है। तो जैसे रायसेन के मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा, धारा 13 में हमने नोटिस किया था, हमको समय में जवाब नहीं मिला, तो हमने धारा 14 में रायसेन के डीएम को सम्मन करके बुलाया है। तो हम कानून अपनी गति से काम करेगा, हमारी जाँच के लिए जो हमारे पास विधि प्रदत्त शक्तियाँ हैं, हम उनका उपयोग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।